आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव हार भी जाए, लेकिन जो वो जातियों में स्पेशली हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है और गहराई तक जाकर, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बुरा होने वाला है। हिंदू समाज अपने आप में अगर टूट गया तो इतना तो मान के चले कि भारत भी टूट जाएगा, क्योंकि भारत की जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व है और हिंदू है। हिंदुत्व इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये एक ढाल भी है और एक तलवार भी है हिंदू आइडेंटिटी की आत्मरक्षा के लिए। तो जो उदारवादी आप रहे हैं रहिए, बट थोड़ा जागिए भी दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपका ये जवाब सुनकर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कई हिंदू ही आपको कम्युनल कहेंगे। हाल ही में रिपोर्ट आई कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, राइट, और मुसलमान बहुत तेजी से बढ़े। इसको आप कोई खतरा देखते हैं आने वाले समय में? आपने कश्मीर का एक्सपीरियंस देख लिया, बंगाल का एक्सपीरियंस देख लिया, अभी केरल का एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हैं। डिसाइड कीजिए कि अगर हिंदू संख्या कम होती है ये भारत के लिए और हिंदुओं के लिए अच्छा है या नहीं है। सरकार को अगर ये थर्ड टर्म मिलता है तो उनको हर हाल में एनआरसी करना चाहिए। इफ इट इज करेक्ट और ये देश हित में है और इवन आई वुड से राजनीतिक हित में भी है, देन व्हाई इज दिस कन्वर्सेशन नॉट हैपनिंग? देश भर में शाहीन बाग बन गया था। दैट मीन्स आपके पास शाहीन बाग का जवाब नहीं है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ उपद्रव हैज चेंज्ड, द डेफिनेशन ऑफ टेरर अटैक्स हैज चेंज्ड। अभी बम ब्लास्ट की बात नहीं होगी, स्ट्रीट्स को ऑक्यूपाई करने की बात होगी यूजिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, बिकॉज शाहीन बाग वाज 1.0, 2.0 वाज फार्म प्रोटेस्ट। ये दिल्ली आए और तिरंगा उखाड़ के चले गए। तो आपको मैसेज दिया जा रहा था बाय दीस पीपल सेइंग हम ये भी कर सकते हैं, आप कर क्या लेंगे? और दे हैव टेस्टेड द रिस्पांस लेवल ऑफ द स्टेट कि स्टेट इसका किस हद तक जवाब देगा और इसकी सहन शक्ति क्या है। लेकिन जो दूसरे साइड का इकोसिस्टम है, और वो सिर्फ मैं देश में नहीं कह रहा हूँ, देश के बाहर भी कह रहा हूँ, Right. आप देखते हैं पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है। मतलब जैसे आपने बटन दबाया Correct. और वो शुरू हो गए, Correct. और वो इस तरफ जो भी लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, Right. उनसे ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसे में आप वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल करेंगे जो इंडिया से लेके दुनिया तक, यूएन तक, पता नहीं कहां भी नैरेटिव सेट करा, और उनका टारगेट मुसलमान को बचाना नहीं है, उनका टारगेट हिंदुत्व है, उनका टारगेट भारत है। करेक्ट करेक्ट। और ये इकोसिस्टम 2002 और उसके पहले से ही एक्टिवेट हो रखा है, बहुत पहले से है, क्योंकि देश को ऑलरेडी केजीबी के हाथ हमने बहुत पहले बेच दिया था अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, व्हिच इज आई विल गिव यू मार्केट्स एंड यू विल कीप योर माउथ शट, क्योंकि वेस्ट को ह्यूमन राइट से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुंह में नोट भर दो। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट शायद मिल जाता है, कि मतलब उनके लिए रात में भी कोर्ट खुल जाती है, उनके लिए सुनवाई हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा हो रहा है? क्या जुडिशरी में भी विचारधारा का प्रभाव होता है अंदर? आप जब कहते हैं हिंदू को जागना चाहिए क्योंकि फिर यहाँ नहीं तो कहीं और जगह भी नहीं मिलेगी, उस जागने के प्रोसेस में उसको क्या क्या करना चाहिए? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा, और इस खास शो में जैसा आपको पता है कि हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर, यानी ऊपर से देखने का प्रयास करते हैं, ताकि चीजें बहुत वृहद तौर पर और समग्र तौर पर नजर आएं और चीजों को समझने में थोड़ी आसानी होती है। और इसलिए आज के हमारे मेहमान जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, उनके रील्स आपके इंस्टा पे हर दूसरे दिन आते ही रहते होंगे। हमारे साथ जे साई दीपक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आपके पीछे मैं बहुत दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन आपने आखिरकार समय निकाला है। जे साई दीपक सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और बहुत मुखरता से हिंदुत्व की बात भी करते हैं। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल आपसे चुनावों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल हर कोई चुनावों की चर्चा कर रहा है। आपके हिसाब से अभी ये 3 फेज की वोटिंग के बाद आपको ये चुनाव कहाँ जाता दिख रहा है? देखिए, मैं चुनाव के मामले में विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, बट आई थिंक 3 phases का मिला के there's a decent chance that the government may come back. मोदी आएंगे? The NDA will certainly come back with a very clear majority for the BJP. There is a decent chance that phase 1 was taken for granted. Phase 2 and phase 3, I think they've made up for it. Also, the bulk of the credit मेरे हिसाब से इसका जो श्रेय है वो विपक्ष को जाता है। इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया है, जो मिडिल क्लास वोटर घर में बैठा था गर्मी एंड ऑल दोस एक्सक्यूजेस देते हुए, ये बाहर आ गया, बिकॉज ही कैन लिटरली सी हिज हाउस ऑन फायर। एंड आई मीन उनका घर और भारत दोनों। जाति के नाम पे जो नैरेटिव शुरू हुआ है, आरक्षण के नाम पे जो शुरू हुआ है, एग्जिस्टिंग जो आरक्षण है उसको कैसे एड्रेस करें, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन उसको इतना एंट्रेंच करने की जो बात हो रही है, एंड द विंडिक्टिव मैसेजेस जो ये ट्विटर पे और हर जगह पे डाल रहे हैं कि अगर हम वापस आएंगे तो ये करेंगे,
ओपन थ्रेड्स दिए जा रहे हैं टू ईडी एंड सीबीआई ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं कि कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है, सीधा यही बोल रहा है। इट मेक्स यू वंडर कि एक इलेक्शन के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस इलेक्शन में सिर्फ एक तरफ से या सिर्फ एक पक्ष से मिस्टेक्स हुआ है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। इलेक्शन के टाइम पे सब लोग सब कुछ बोलते हैं, दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। बट भारत की जो अखंडता है और उसके सोसाइटी की जो बेसिक जो रूपरेखा है, आप उसको किस हद तक मिटाने के लिए तैयार हो सकते हैं? दैट इज व्हाट आई थिंक इज स्कैर्ड एवरीवन। In terms of overall outcomes, frankly, जनता is the final. I mean, it's the final arbiter of it. तो जून 4 को पता चलेगा। I am just hoping that there is some semblance of एक policy continuity होना बहुत ज़रूरी है, because जब दुनिया भर में इतनी सारी volatility हो रही है, we need a steady pair of hands to take care of भारत, economically, militarily, आंतरिक जितने भी तनाव हैं और बाहर से जितने सारे ये उपद्रव होंगे, I suspect we are getting into a volatile phase. So इसके लिए we need a very stable pair of hands. So I think public will take a decision. यानी आपके हिसाब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने कुछ ब्लंडर तो किए ही, और उसमें सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा साहब ने भी बड़ा योगदान दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली ब्लंडर किया है। I'll tell you why. I don't think ये इस इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे। ये 2024 की इलेक्शन नहीं थी इनके लिए। ये आगे की गेम के लिए खेल रहे हैं। That much is very clear. कैसे? जब 2-3 मुद्दे एक इलेक्शन में आप इस तरह से इसको उछालते हैं, तो आप उस टॉपिक को एक्सेप्टेबिलिटी दे देते हैं ताकि अभी एक पब्लिक डिस्कोर्स का एक पार्ट बन जाए। सो द एक्सटेंट टू विच ये जाके हिंदू समाज में फूट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे या फिर वॉट एवर इट मे बी, इट विल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि आपकी जो दृष्टि है ये सिर्फ इलेक्शन पे रुक जाए और 2024 पे रुक जाए। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी बातें आप कर रहे हैं और जिसको आप समाज के हृदय में उतार रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आई एम समवन हु इज कंसर्न्ड मोर अबाउट दैट। फॉर मी सोसाइटी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिक्स, एंड इन दैट सेंस even if the Congress loses this battle, it is playing a larger war. And I genuinely hope जो भी भारत के शुभचिंतक हैं हर पहलू से, I hope they sit up and take notice of this. Because 100% ये अपने आप से ये नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका जो योगदान है इस विषय में 50% हो सकता है, but I think 50% of the contribution would come from all those बुद्धिजीवीज जो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, और इनको कौन चला रहा है, I'd like to understand. एवरी सजेशन दैट हैज कम वो भारत को तोड़ने के बारे में ही आया है, सामाजिक तौर पे या फिर आर्थिक तौर पे। हाउ इज समबडी कंफर्टेबल विनिंग एन इलेक्शन ऑन दीज टर्म्स अनलेस दे आर सेइंग सत्ता इज मोर इंपॉर्टेंट देन भारत? तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव हार भी जाए, लेकिन जो वो जातियों में स्पेशली हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है और गहराई तक जाकर, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बुरा होगा जब तक हम इसको एड्रेस करने की कोशिश ना करें। देखिए, आफ्टर सेंचुरीज आपके पास एक यूनिफाइड पॉलिटिकल भारत है जिसके पास अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी है, जिसकी एक पहचान हमने मुश्किल से 70 सालों में इसको ठीक करने की कोशिश की है विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एट द बिगिनिंग। अब आप इसको फंडामेंटल लेवल पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 80s एंड 60s का ये दौर था जब नॉर्थ साउथ का डिवाइड था, लैंग्वेज के वॉर्स थे, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। नाउ यू हैव एंट्रेंच्ड जाति सो मच इन द कन्वर्सेशन दैट हिंदूज विल बी लेस कंसर्न्ड अबाउट बाहर जितने हमारे चैलेंजेस हैं उसको छोड़ के नाउ विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस। जब भारत अपनी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एस्टैब्लिश कर रहा है, 7 या 8% है, द गोल इज कि इसको अगले 25-30 साल के लिए आप इसको चलाते रहेंगे, तब जाके जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं ये एड्रेस होंगे, बाकी के जितने भी इश्यूज हैं एड्रेस होंगे। चाइना जैसा एक मेजर चैलेंज है, इसको एड्रेस करने के लिए वील हैव द मनी फॉर इट, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। अगर आपका सारा जो ध्यान है अंदर लगा हुआ जो फायर है इसी को बुझाने में लगता गया, तो बाहर का काम कैसे करेंगे आप? आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। हिंदू समाज अपने आप में अगर टूट गया तो इतना तो मान के चले कि भारत भी टूट जाएगा, क्योंकि भारत की जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो हिंदुत्व है और हिंदू है। अगर हिंदू अपने एक दूसरे के साथ लड़ते रहें जाति के नाम पे या भाषा के नाम पे या उत्तर दक्षिण के नाम पे, देन लिटरली बाहर वाले का काम हो चुका।
पर दीपक भाई वो कहेंगे कि हिंदू तो ऑलरेडी बटा हुआ है, वो जाति में ऑलरेडी बटा हुआ है, जातिवाद। जैसे मैं बिहार से आता हूँ, जी यूपी जी बिहार में स्पेशली जी जाति जो है वो बहुत हद तक जो है वो घुसी हुई है पॉलिटिक्स में भी। जी तो उसको वो और क्या तोड़ेंगे? अगर मैं आपसे इस विषय में खुल के बात करूं, हम्म, आरक्षण जैसे एक सेंसिटिव मुद्दे पे और जाति जैसे एक सेंसिटिव मुद्दे पे मेरा ये भी मानना है कि दोनों दलों को और थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी पार्टी अ क्लीन चिट ऑन रिजर्वेशंस और ऑन जाति, क्योंकि जब ये इलेक्शन के पहले बात होती है तब ये कह देते हैं कि जाति बुरी चीज़ है, ये वो है, बट पूरा जो इलेक्टोरल अरिथमेटिक है, उसकी जो गणित है, वो जाति से ही शुरू होती है और वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। राइट। तो जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज टाइड टू इलेक्टोरल कैलकुलस, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीबडी अ क्लीन चिट। अज्यूम फॉर अ मोमेंट दैट भाजपा इस विषय में कोई गलती कर रही है, क्या विपक्ष को उसको और गहरा करना चाहिए या उसको एड्रेस करना चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन गोइंग टू आस्क। सेकंड, ये तो मान के कोई नहीं चल सकता है कि भाजपा के सारे डिसीजन सही हैं। Nobody can ever accept. No person, even the most hardcore of supporters, cannot say this. आप विपक्ष से आपकी उम्मीद क्या होगी? आप उनके जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको आप ठीक से एक्सप्लेन कीजिए लोगों को, लेकिन उनकी पॉलिसी इज टू compete with them on making more mistakes than showing their mistakes. तो जनता के पास विकल्प क्या बचते हैं? अगर कोई ये भी सोचे कि मे बी व्हाट इज दिस, वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुत्व, वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु जिनका प्रकृति से लगाव है, ताकि भारत जैसे एक देश में प्रकृति का इतना इतना इंपॉर्टेंस है। आप धर्म को एक मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए, इवन अदरवाइज वी आर सो सेंसिटिव। उत्तराखंड में अगर आग लगती है या कुछ और होता है, इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। वेयर इज द रिपोर्टाज ऑन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स? कहीं नहीं हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो 100% नहीं हो रहा है। ये कौन बताएगा? अगर सरकार इसको दिखाना नहीं चाहती है फॉर वॉट एवर रीजन, विपक्ष को तो ये दिखाना चाहिए। व्हाट आर द इश्यूज दैट दे पिकिंग अप? वेयर आर द इश्यूज? एवरीथिंग हैज बीन सो हेविली पॉलिटिसाइज्ड दैट मेजर इश्यूज जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दे हैव ऑल बीन टेकन अ बैक सीट. If, according to the opposition, the government is using identity politics to draw attention away from central issues, how come the opposition indulges in the very same identity politics as opposed to addressing other issues? I will certainly hold the opposition more responsible when the government is not doing its job, assuming the government is not doing its job. I don't know what this means for the future of a quality democracy. कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि एक ही पार्टी को हर बार जीतना चाहिए। मेरे मुताबिक आई एम वेरी क्लियर, हिंदुत्व को हर बार जीतना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आई एम वेरी क्लियर ऑन माई पॉलिसी ऑन दैट फ्रंट। आपके लिए हिंदुत्व क्या है, उसकी परिभाषा भी तो बताइए। माई फर्स्ट डेफिनेशन इज, भारत की जो मूल आइडेंटिटी है विच इज हिंदू, इसको किसी भी हालत में नकारना नहीं चाहिए ऑन द एनिमल्स ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का हिंदुत्व के साथ क्या रिश्ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे मुताबिक सेक्युलरिज्म हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट हिंदूज एंड हिंदुइज्म। भारत के, दैट इज इंडिपेंडेंट इंडिया में इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। तो भारत के पास एज ए सिविलाइजेशन, एज ए सभ्यता, सिर्फ दो ही विकल्प बचते हैं: पूरी तरह से सेक्युलरिज्म को नकारना या फिर उसकी अपनी एक परिभाषा इवॉल्व करना जो हिंदुत्व के साथ मेल खाता हो। विच इज टू से, ये हमारी आइडेंटिटी है और बाकियों को यहाँ पे अकोमोडेट करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को किसी भी हालत में नकारेंगे नहीं। वी विल गिव फ्री राइट्स टू एवरीबॉडी। बट जो हिस्ट्री हमने झेला है पिछले लेट्स से 1400 ईयर्स और 1500 ईयर्स और एटलीस्ट 1000 ईयर्स, इसको हम फिर से रिपीट नहीं होने देंगे। इस कॉन्शियसनेस के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने सिक्योरिटी पॉलिसीज को कैसे हम इसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जब इलीगल माइग्रेशन इतना होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डू यू एड्रेस इट, स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्रॉम द रोहिंग्यास? हिंदुत्व इज बेसिकली, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक ढाल भी है और एक तलवार भी है हिंदू आइडेंटिटी की आत्मरक्षा के लिए। ओके, इट्स फर्स्टली a weapon or at least an instrument of self preservation of the Hindu identity, क्योंकि आपकी उदारता के लिए जो आपने भुगतान किया है, ये किसी भी कौम ने कहीं पे नहीं किया है। तो जो उदारवादी आप रहिए, बट थोड़ा जागिए भी, that you have to protect yourself. लेकिन फिर आपका ये जवाब सुनकर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कई हिंदू ही आपको कम्युनल कहेंगे। 100% कहेंगे, क्योंकि हिंदू, द प्रॉब्लम इज,
जो भी हिंदू हिस्ट्री को ठीक से नहीं समझा है, लोग ये भी कह सकते हैं क्या आपके मुताबिक सिर्फ आपने हिस्ट्री को ठीक से समझा है? मैंने कहूँगा हाँ, सॉरी दैट्स माय आंसर। आई हैव रेड इट, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ दैट। बट हैविंग सीन दैट, हैविंग दुनिया भर में जो हो रहा है, उसको आप कंपेयर कीजिए कि आपके साथ 8वीं शताब्दी से क्या हुआ है, आप उसको कंपेयर कीजिए। कैन यू नॉट सी द पैरेलल्स? जैसे समझाइए थोड़ा। ओके, यूरोप आज क्यों गिर रहा है? उसके पास डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, साक्षरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गिर क्यों रहा है? आइडेंटिटी के अभाव की वजह से, क्योंकि इट हैज लॉस्ट इट्स सेंस ऑफ सेल्फ। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी को किस बेसिस पे डिफाइन करे, उसकी परिभाषा क्या है। ये बोलना भी नहीं चाहता है कि मैं क्रिश्चियन स्टेट था या हूं या मैं रहा था। ही डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट, द यूरोपियन डजंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आई एम समवन हु बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो खाते पीते लोग हैं उनको तो हमेशा रिसोर्सेज मिल जाएंगे जुगाड़ करके, लेकिन जो मध्य स्तर के हैं या उसके नीचे हैं उनके लिए डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज वहीं से आती हैं। गवर्नमेंट का रोल होता है उसको सप्लाई करने में। बट अगर हम पूरी तरह से डेवलप हो जाएं और अपने हिंदू आइडेंटिटी को खो दें, अगर यही करना था तो हमने स्वराज क्यों पाया? ब्रिटिश हमें यही दे देता, वो भी हमें रोड्स दे देता। He would have given us electricity. He was anyway doing it. But we resisted conversions for at least 200 years and before that also. So what is the price that we are going to pay? Which is why मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक जो प्रोग्रेस है हमेशा साथ साथ जाना चाहिए। किसी एक चीज़ को दूसरे के लिए आपको सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको चुनाव करना पड़े, अगर आपके सामने कोई विकल्प रखे, मैं हमेशा धर्म और सभ्यता के सपोर्ट में रहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सभ्यता रही, आपका धर्म रहा, तो आप लक्ष्मी का अर्जन फिर से कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट इज द बेसिक हिंदू फिलॉसफी। सिंपल एग्जांपल, 91 के बाद जब गवर्नमेंट ने अपने जो कंट्रोल्स थे उसको जब हटा दिए, उस दिन से लेके आज तक जिस रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं, दैट इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिंदू एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है। सरकार हो या ना हो, हिंदूज विल ऑलवेज नो हाउ टू क्रिएट मनी, because that's our basic tendency. Entrepreneurial people, peace-loving people, law-abiding people, all perfect conditions for creation of wealth. Right? लेकिन दीपक भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मैं चर्चा करता हूँ और जी। मुझे महसूस होता है कि लोगों के दिमाग में या तो ये भरा गया है या शुरू से है कि हिंदू को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, अपने धर्म की बात नहीं करना क्यों? चाहिए। और ये उनके दिमाग में, उनको लगता है कि ये हिंदुत्व की पहचान नहीं है, हिंदुओं की पहचान नहीं है कि वो दूसरे धर्मों की तरह अग्रेशन लेकर चले। जिसको हिंदू धर्म से घृणा है, या फिर जो हिंदुओं से ये उम्मीद करता है कि वो अपनी हिस्ट्री को नहीं जाने, वही जाके हिंदू के दिमाग में ऐसा भरता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम। 1835 से लेके आज तक जो एजुकेशन का कॉन्टिन्यूटी है उस पॉलिसी में, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसका सिंगल बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंस ये रहा है, उसका सिंगल बिगेस्ट नतीजा या परिणाम ये रहा है कि आपके अंदर का जो क्षात्र है उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया। रेजिस्टेंस का जो स्पिरिट है उन्होंने खत्म कर दिया। इस हद तक खत्म किया कि जब कांग्रेस में गरम दल आ गए थे जो कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उनसे कहा जा रहा था इनको पागल खाने में भर्ती कर दो। ये कांग्रेस वाले खुद कह रहे थे। नरम दल वाले गरम दल वालों को कह रहे थे कि इनको पागल खाने में डाल दो। दीज आर लूनेटिक्स हु आर आस्किंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, asking for complete independence was a sign of lunacy. That is the impact of English education. आपके जितने भी क्रांतिकारी थे, they were fighting a lone battle, क्योंकि उनसे कहा जा रहा था कि आप दुर्गा माँ के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं, तो दुर्गा माँ के नाम पे और क्या करेंगे काली माँ के नाम पे और क्या करेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली आपको देश को छुड़ाना है इनके चंगुल से, देन यू हैव टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। एंड आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो जिनकी वजह से भारत में इतना सारा अकाल हुआ, इतने सारे लोग मरे थे, जितने लोग 2 वर्ल्ड वॉर्स को मिला के नहीं मरे थे। आप ये काउंट करके देख लीजिए कि 200 साल में यहाँ पे कितने लोग मरे थे या उसके कम व्हाट इज दिस पीरियड में। विच इज वाई माई फर्स्ट ऑडियंस इज नॉट अ नॉन हिंदू, क्योंकि वो सुने या ना सुने मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई ऑडियंस इज द हिंदू टू बेसिकली से थोड़ा तो जाग जाओ भाई, यहां से भाग के और कहाँ जाओगे? आपको लगता था कि मैं यहाँ से छोड़ के कैलिफोर्निया चला जाऊंगा, वहां पे भी अभी लात पड़ रही है जाति के नाम पे। ओके, सो देयर इज नो प्लेस यू कैन गो। यूरोप जाओगे मार खाओगे,
यूके जाओगे, बर्मिंघम में तो यू कांट स्टे इन बर्मिंघम एनीमोर, यू कांट स्टे इन ब्रैडफोर्ड एनीमोर, यू कांट स्टे इन ऑल दोस प्लेसेस व्हिच हैव बीन टेकन ओवर बाय पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज. Okay, so considering that this is the only place where you think you're still safe, so I don't have a problem whether Hindus understand me or misunderstand me. I have no savior complex. मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई मसीहा हूँ and all that. I don't have any such complex at all. But I will say whatever is important for Hindu हित. उनको अच्छा लगे नहीं लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. I'm confident that everything that I'm saying is supported by the words of Sri Aurobindo, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद. अगर मैं गलत हूं तो उनके बारे में आपकी क्या धारणा है, आप सोच लीजिए. आप जब कहते हैं हिंदू को जागना चाहिए क्योंकि जी. फिर यहाँ नहीं तो कहीं और जगह भी नहीं मिलेगी, उस जागने के प्रोसेस में उसको क्या क्या करना चाहिए? 3 चीजें करना चाहिए. फर्स्ट इज द कोर यूनिट जो है हिंदू आइडेंटिटी का, वो है परिवार. प्रोटेक्ट योर फैमिलीज इन एवरी वे पॉसिबल. और उस फैमिली के अंदर जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको जागरूक कीजिए. जब फैमिली के अंदर का जो हिंदू आइडेंटिटी है वो मरता है, ऑटोमेटिकली सामाजिक लेवल पे वो मर जाता है. एंड एज मच एज पॉसिबल सेंड योर चिल्ड्रन टू दो स्कूल्स जहाँ पे उनसे ये नहीं कहा जाता है कि हिंदू होने पे आपको शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, कि हिंदू आइडेंटिटी जो है वो जाति से शुरू होती है और वहीं पे जाके खत्म हो जाती है. दैट हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट डाउरी किलिंग्स और फीमेल इन्फेंटिसाइड और कंटिन्यूस डिफीट्स इन हिस्ट्री. देयर आर 2 लेवल्स हियर. एक, गवर्नमेंट को तो हिस्ट्री का सिलेबस चेंज करना ही पड़ेगा. 10 साल में क्या किया है, आई एम सॉरी, नॉट मच ऑन दिस फ्रंट. इवन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी इस इश्यू को एड्रेस ज़्यादा नहीं करता है. इट्स एक्चुअली हाफ बेक मेजर. 2, जब तक गवर्नमेंट के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है कि दे हैव टू डू दिस, समाज को अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये करना चाहिए. विच इज़ वाई द बेस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट 10 years इज समाज से ऐसे इतने सारे चेहरे एंड वॉइसेस उभर के आए हैं जो हिंदू समाज को अपनी हिस्ट्री के बारे में बेहतर पढ़ा रहा है और समझा रहा है. उसी का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, वामपंथी को. दैट्स वेयर दे हैव अ फंडामेंटल प्रॉब्लम कि इस समाज में ऐसे लोग कैसे आ गए. इतने सालों से तो हम यहाँ पे पैसा पंप किए जा रहे हैं और एजुकेशन के द्वारा लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद ये कैसे हो गया. भाई ये धर्म है, ये अपने आप को बचा ही लेगा. हिंदू जाग कैसे रहा है? Exactly the point, right? So my suggestion to most Hindus has been, or at least conscious Hindus has been, protect your family, protect your children, and जब भी आप बाहर जाते हैं टीका तो लगा के जाइए. And the मूल आइडेंटिटी जिसको लोगों ने बार बार अटैक किया है, that is your वेद पाठशालास and your मंदिर्स and your गौशाला. These are the 3 places. ट्रेडिशन को बचा के रखिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को फेंकिए. हिंदू को ये इन दोनों के बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं है. हम वेद भी पढ़ सकते हैं और साइंस भी पढ़ सकते हैं. दोनों के अंदर हमें तो कोई विरोध नहीं दिखता है. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. हमारे अंदर तो फतवा जारी नहीं होता है. सो डोंट वरी. सो कंसिडरिंग दैट, it's important for every Hindu to do well in his life or her life, but also be very conscious of their identity. मैं आपको एक सिंपल, मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल दे देता हूँ. जब ये हिजाब का कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा था, I admire the courage and the decision taken by the Muslim girls and their families. That if they have to choose between education and hijab, इन्होंने किसका चुनाव किया? हिजाब. Exactly. अगर ये हिंदू होते तो क्या करते हैं? उस विषय में मैं उनको गलत मानता ही नहीं हूँ. My only regret is, अगर ये हमारे साथ होता तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? ज़्यादा what is more important? धर्म और एजुकेशन. स्कूल गो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो. दैट इज द लेवल ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द हिंदू सोसाइटी. इसी को एड्रेस करने की जो कोशिश है, जो प्रयत्न है, वो 30-40 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी हो रहा है. बाई धर्मपाल जी, देन सीताराम गोयल, राम स्वरूप, देन कोनराड एल्स्ट, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, आरसी मजुमदार उसके पहले, जादूनाथ सरकार. ऑल ऑफ दिस पीपल हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस. बट ये कार्य जो है इसको करना ज़रूरी है, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल के जा रहा है यूट्यूब में हिस्ट्री के बारे में. और आप सोचिए ना, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी है कि अगर कोई खड़े होकर 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में ये कह भी दे कि राम मंदिर बनने से तो अच्छा है कि वहां पे हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज बन जाना चाहिए, और उसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे फिर भी हिंदू का वोट पड़ जाएगा. ये अपने आप में चीजें दिखाता है. क्योंकि ये पहले हिंदू होगा जो कहेगा, ये कितनी प्रोग्रेसिव विचार है. आपको मंदिर और हॉस्पिटल में विरोध क्यों दिख रहा है भाई? ऐसे इतने सारे हॉस्पिटल हैं जिसको मंदिरों ने बनाया है, इतने सारे ऑर्फनेजेस हैं जो मंदिरों ने किया है. आस्था की अपनी एक जगह है और चैरिटी या दान का अपना एक जगह है.
एक के बदले दूसरे को यू डोंट नीड टू ट्रेड फॉर इट, इसके बीच में एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी आस्था रहेगी तो आपकी संस्कृति रहेगी, आपकी सभ्यता रहेगी, और उसके अंदर जितने भी अच्छी चीज़ें हैं लाइक दान, व्हाटएवर इट इज़, वो सारा उसके साथ रहेगा। अगर आपको सिर्फ दान करना है तो धर्म को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, बिकम एथीस्ट एंड यू कैन स्टिल डू इट। इंग्लिश में यूजुअली in what is this, there's a very popular saying, and I'm sorry for a moment I'll switch to English, क्या करें, एजुकेशन ही ऐसा है। okay, so धर्म is upstream of culture and politics is the upstream of culture or downstream of culture, which means धर्म स्रोत है और वहां से निकलता है संस्कृति और सभ्यता, और राजनीति वहां से निकलती है। राजनीति नहीं, हमारे लिए वो राजधर्म माना जाता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स एंड राजधर्म आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, क्योंकि राजधर्म में एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, एक कर्तव्य कॉन्शियसनेस है, राइट? अगर आप इसको पूरी तरह से हटा देंगे, धर्म को पूरी तरह से हटा देंगे, जो ढांचा है, जो मॉरल कोड है, जो हमारी पूरी जीवन प्रणाली को गवर्न करता है, वो पूरी तरह से बाहर गया। दैट मीन्स एक मॉरल फ्रेमवर्क रहेगा ही नहीं। ओके, सो विच इज वाई आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आई एम परहैप्स a little bit interested in culture, but I'm certainly interested in dharma because that is the root cause. केंद्र बिंदु वही है। आपने एक चीज कहा कि जैसे हिजाब वाले मामले में ये बहुत क्लियर था कि एजुकेशन या हिजाब चुनना है तो मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि हमें हिजाब चुनना है। करेक्ट। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स के बीच में देखेंगे तो धर्म और इनफैक्ट अंबेडकर साहब कह के गए हैं कि धर्म और देश के बीच चुनना हो तो वो धर्म को ऊपर रखते हैं। ये बाबा साहब कह के गए। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या जो दिखती है वो है जाति, कि हर आदमी अपनी जाति के हिसाब से अपनी चीजें पकड़कर बैठा है, अपना नेता चुनकर बैठा है, अपनी राजनीति चुन के बैठा है। और ऐसे टाइम में जब मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी 10 साल में हिंदू थोड़ा बहुत तो जागना शुरू हुआ है। उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए भी लोग जो हैं वो तैयार हैं कि मेरी जाति को ये मिला नहीं मिला, या मेरी जाति के लिए ऐसा हुआ या नहीं हुआ। राइट। देखिए, वर्णाश्रम धर्म या जाति पे जो मेरे व्यूज हैं वो थोड़े अलग हैं, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतने सालों से आपने बहुत सारे लेट्स से रिफॉर्म मूवमेंट स्ट्राइक किए, इंग्लिश एजुकेशन का आपने उपयोग किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन जाति जो है वो पूरी तरह से गई नहीं है, राइट? इन विच केस मेरा ये मानना है कि आपने जाति को ठीक से समझा नहीं है। एस्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाति का अपना एक स्थान है, विच इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट एज मच इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश, धर्म परिवर्तन होने के बावजूद, क्योंकि उसका अपना एक रोल यहाँ पे सदियों से रहा है। तो हिंदुत्व का जो कार्य है कुछ और होना चाहिए, विच इज जाति की आइडेंटिटी अगर आप मिटा नहीं सकते हैं, उसका जो उपयोग कैसे हो सकता है हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए। दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। और लोगों को ये बताना जरूरी है कि जाति इज फंडामेंटली अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपके नित्य कर्म वहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आपका धर्म जो है कहता है कि अगर आप इस जाति के हैं आप ये करेंगे ताकि आपके कुल देवता होंगे, आपके इष्ट देवता होंगे, एंड यू विल वर्शिप द वर्क दैट यू डू। सो जाति एज अ कॉन्सेप्ट इज फंडामेंटली मेंट टू एंश्योर दैट एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन रिस्पेक्ट। सो डिग्निटी ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर अस इट स्टार्ट्स विद जाति, एंड विच इज वाई I would suggest that the contemporary approach to Hindutva थोड़ा अलग होना चाहिए। South में there is actually a very popular saying in these circles, which is घर के अंदर जाति, घर के बाहर हिंदू। That way आप एटलीस्ट ये तो समझेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है जाति में सीमित होकर ना रह जाए। This becomes important क्योंकि जाति के खिलाफ आपकी जो मुहिम है, चाहे कितनी भी पुरानी हो, वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। सो देयरफॉर यू विल हैव टू एक्सेप्ट कि तो ये रहेगा। इसके होते हुए हम हिंदुत्व को कैसे जागरूक करें, दैट शुड बी द क्वेश्चन। हर बार आप जाति और हिंदुत्व को भिड़ाते रहेंगे, व्हाट डू यू थिंक विल सक्सीड? इट इज जाति दैट विल सक्सीड। यू नो व्हाई? बिकॉज वो एक प्रॉक्सिमेट आइडेंटिटी है जो आपके इतने करीब और नजदीक है, और जो आपको सीधा अपने एंसेस्टर्स के साथ जोड़ती है। इसी के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी कराना चाहती है। एग्जैक्टली। सो विच इज वाई
बीजेपी या फिर जो भी हिंदुत्व के हित के बारे में सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग जाति ऑल टुगेदर, यू हैव नॉट बीन एबल टू, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। फाइंड अ वे टू ब्लेंड बोथ, क्योंकि द ऑपोजिट साइड इज ट्राइंग टू पिट बोथ अगेंस्ट ईच अदर। सो वी हैव टू फाइंड अ वे, इसका जो हल है हमें को ढूंढना पड़ेगा कि हिंदुत्व जाति को रखते हुए कैसे हिंदू कॉन्शियसनेस को ज्यादा करेगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि अगर हम सिर्फ जाति पे फोकस करके रह जाएं या फिर उसमें सीमित होकर रह जाएं तो एक एक करके हमें खत्म किया जाएगा। एवरी जातिज सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन सर्वाइवल ऑफ हिंदुत्व। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई गिव यू मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत के ऐसे दो प्रांत हैं जो बंटवारे के तौर पे मैक्सिमम इनका इंपैक्ट हुआ था, पंजाब एंड बंगाल। उस टाइम के लिटरेचर को पढ़ेंगे, दोनों तरफ के लिटरेचर्स, दैट इज ऑन पंजाब साइड एज वेल एज बंगाल साइड, लोगों को ये लगता था कि खान पान एक है, वेशभूषा एक है, हम एक ही गाने सुनते हैं, एक ही शायरी सुनते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे बंटवारा होगा। जब when the moment arrived, what prevailed? Religion, not culture. Right? जिनको लगा that Bengali identity will prevail over two nation theory और Punjabi identity will prevail over two nation theory were proven so wrong, devastatingly wrong. So लोगों को ये कहना कि आपके जितने भी रीजनल आइडेंटिटीज हैं या जातीय आइडेंटिटीज हैं या लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटीज हैं, वो तब तक सुरक्षित हैं और तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक आपके पास हिंदू धर्म का एक ढांचा है जो सब चीजों को कवर करता है। ये बोलना बहुत ही जरूरी है। एक चीज और बताइए, अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, राइट, और मुसलमान बहुत तेजी से बढ़े हैं। इसको आप कोई खतरा देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, बॉर्डर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वर्जन हो चुका है। बिहार में एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स, असम अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान चूरू जैसे जगह पे हो रहा है। सो 2 थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ फर्टिलिटी रेट की वजह से हो रहा है या फिर घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। मुझे लगता है दोनों ही कारण है। ओके, अब पहला कारण अगर सिर्फ फर्टिलिटी रेट के संबंध में है तो गवर्नमेंट इसमें कर क्या सकती है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, जो कानून के डर से उसका पालन करेंगे उनकी जो संख्या है वो घटेगी, और जिनके लिए कानून कम मायने रखता है, वो जो भी हो, उनके लिए कानून लागू होना या फिर उसका लेके आना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो क्या सोल्यूशन है? सेकेंड, लेट्स कम टू द सेकेंड सिचुएशन जहां पे इलीगल माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, घुसपैठ। करेक्ट, घुसपैठ। 1998 या 99 में लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा जब असम के गवर्नर थे, उन्होंने तब ये रिपोर्ट रिलीज किया था ऑन इलीगल माइग्रेशन इन असम। तब उनका आंकड़ा था 1.5 करोड़, एंड वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं था, दिल्ली की बात हो रही थी, बहुत सारी जगहों की बात हो रही थी। और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने रिपोर्ट इशू किया था उसके 15 साल से पहले प्रॉपर इलीगल डॉक्यूमेंटेशन के रैकेट्स थे, माफियाज थे, जो इनके एंट्री को फैसिलिटेट करती थी और उसको आसान करती थी। आज हम 2024 में हैं सर। कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाइए, 1.5 करोड़ जो फिगर था 98 में, आज कितना हुआ होगा, प्लस आज रोहिंग्यास भी अंदर आ रहे हैं। और इतने सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि आधार का इस्तेमाल हुआ है इलीगल माइग्रेंट्स को लेजिटिमाइज करने का। ओके, यहां पे मैं क्रिटिसिज्म देता हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के फेवर में क्यों बात करेगा। नो, मैं हिंदू हित और भारत हित की बात कर रहा हूं। जब आधार का आइडिया फ्लोट हुआ था, ये कांग्रेस ने फ्लोट किया था, तब एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जिसके हेड थे श्री यशवंत सिन्हा, एंड बीजेपी की तरफ से एंड यशवंत सिन्हा जी की तरफ से कमेंट्स ये गए थे दैट आधार, which was called UIDAI, that authority can end up facilitating regularization of illegal migrants. If you look at news reports today, वो जो apprehensions थी वो सच में बदल गए हैं। So that is another major factor. And ये जो बाहर से जो घुसपैठ का जो पॉपुलेशन आता है उसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे उपद्रव मचाने के लिए। So there are 2 categories of issues. One is the fertility rate issue,
वेयर वन कम्युनिटी इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड द अदर इज प्रोड्यूसिंग लेस। दूसरा है घुसपैठ का। दोनों के सॉल्यूशंस एक नहीं हो सकते हैं। बट यू आर करेक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि हिंदू जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। ये भारत के लिए अच्छा है या नहीं है, मेरे मुंह से ज्यादा आई वुड लाइक टू थ्रो दिस क्वेश्चन ओपन टू योर व्यूअर्स। आपने कश्मीर का एक्सपीरियंस देख लिया, बंगाल का एक्सपीरियंस देख लिया, अभी केरल का एक्सपीरियंस आप देख ही रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो भुगत रहे हैं इसका। सो आप डिसाइड कीजिए कि अगर हिंदू संख्या कम होती है, ये भारत के लिए और हिंदुओं के लिए अच्छा है या नहीं है। मेरे मुंह से इसको सुनने की जरूरत नहीं है, यू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। सिर्फ भारत नहीं, कई लोग तो बाहर का एग्जाम्पल देते हैं कि जिन लोगों ने माइग्रेंट्स के लिए गेट खोले थे कई देशों ने, वो आज जो है वो पछता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया तुम वापस जाओ या जो भी देख लो अपना हिसाब। यूरोप में सिर्फ वही देश आज सुरक्षित हैं जो ईस्टर्न यूरोप के स्टेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने वेरी क्लियर डिसीजंस लिया था विद रिस्पेक्ट टू इलीगल माइग्रेशन कि हम यहाँ पे होने नहीं देंगे, हम उन्हीं को यहाँ पे बुलाएंगे जो यहाँ पे उपद्रव नहीं मचाएंगे, एंड वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन बॉर्डर पॉलिसी। नाउ द एंटायर रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। तो इसका एक सोल्यूशन क्या एनआरसी है आपको लगता है? भले ममता बनर्जी कितना हंगामा करें या ओवैसी करें या कोई भी करे, सरकार को अगर ये थर्ड टर्म मिलता है तो उनको हर हाल में एनआरसी करना चाहिए। ये यूनियन सब्जेक्ट है। जो भी ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुयायी हैं, ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं स्टेट लेवल पे कि एनआरसी उनके स्टेट में नहीं हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रावधान में या अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ये मुझे कोई समझा दे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ जब एनआरसी की बात हो रही है आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारे राष्ट्र में तो होगा नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं ये? टू थिंग्स, अगेन इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ द बीजेपी फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ। वन, सीए का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हुआ आफ्टर 8 एक्सटेंशंस, और जिनके बेनिफिट के लिए आपने इसको इंट्रोड्यूस किया था उनको कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस कन्वर्ट किए जा रहे थे बाय द वे ग्राउंड लेवल पे। ओके, तो जिन्होंने अपने धर्म को पाकिस्तान में बचाया वो भारत में आके उसको खो गए। अच्छा, तो या 100%, क्योंकि उनके लिविंग कंडीशंस रोहिंग्या से बदतर थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता था इनको, सैनिटरी कंडीशंस थे ही नहीं, तो वो करते क्या? तो वहां से त्रासित होके जो यहां पे आए उनका धर्म परिवर्तन यहां पे हुआ। हाउ इज दिस फेयर? सेकंड, एनआरसी की बात हो रही थी जब सीए की बात हो रही थी 2019 में, उसके बाद कभी ये बात उठी है? नहीं। वाई? इफ इट इज करेक्ट और ये देश हित में है और इवन आई वुड से राजनीतिक हित में भी है, देन व्हाई इज दिस कन्वर्सेशन नॉट हैपनिंग? देश भर में शाहीन बाग बन गया तब। तो दैट मीन्स आपके पास शाहीन बाग का जवाब नहीं है। शाहीन बाग कंटिन्यू होता अगर कोविड नहीं होता। तो शाहीन बाग का जवाब हर बार तो कोविड नहीं हो सकता है, because the definition of उपद्रव has changed, the definition of terror attacks has changed। अभी बम ब्लास्ट की बात नहीं होगी, स्ट्रीट्स को ऑक्यूपाई करने की बात होगी यूजिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? सो व्हाट इज योर चाणक्य नीति सेइंग ऑन दिस? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? बिकॉज शाहीन बाग वॉज 1.0, 2.0 वॉज फार्म प्रोटेस्ट। ये दिल्ली आए और तिरंगा उखाड़ के चले गए, राइट? This happened with everybody watching in the capital of the country. You had riots in the capital of the country. Other parts of the country were perhaps safer than the capital itself. तो आपको मैसेज दिया जा रहा था by these people saying हम ये भी कर सकते हैं, अब कर क्या लेंगे? और they have tested the response level of the state कि स्टेट इसका किस हद तक जवाब देगा और इसकी सहन शक्ति क्या है। इन्होंने देख लिया कि इनकी जो सहन शक्ति है ये तो अक्षय पात्र की तरह है, तो करते रहो। Who paid the price for it? आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए था? क्या शाहीन बाग में लाठियां चला के उठा देना चाहिए था? One, you certainly have a female police. Yes. Second, I think the first thing that should have been done is communication. Not to people in Shaheen Bagh or not to the protesters in Shaheen Bagh, क्योंकि किसी कम्युनिकेशन से उनसे जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया है। बट फर्स्ट, जो उन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में लिखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, यू हैव टू टेल द पब्लिक यहाँ पे हो क्या रहा है। CAA is constitutionally valid, but coming out with a constitutionally valid legislation और उसका पब्लिक के सामने उसको पेश करना और उसके बारे में समझाना, ये अलग चीजें हैं।
एग्जीक्यूशन इज वन एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन इज अनदर एस्पेक्ट. गवर्नमेंट को दोनों चीजें करनी चाहिए. पर इसमें एक मेरा थॉट प्रोसेस ये है दीपक जी, भाई कि जी. जितना सरल मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि लोगों से बात करना समझाना, लेकिन जो दूसरे साइड का इकोसिस्टम है, और वो सिर्फ मैं देश में नहीं कह रहा हूँ, देश के बाहर भी कह रहा हूँ, राइट. आप देखते हैं पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब सही जैसे कह आपने बटन दबाया और करेक्ट. वो शुरू हो गए, करेक्ट. और वो इस तरफ जो भी लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राइट. उनसे ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम है, ये हमें मानना पड़ेगा. ऐसे में आप वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल करेंगे जो इंडिया से लेके दुनिया तक, यूएन तक, पता नहीं कहां भी नैरेटिव सेट करा, और उनका टारगेट मुसलमान को बचाना नहीं है, उनका Correct. टारगेट हिंदुत्व है, Correct. उनका टारगेट भारत है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. आपके प्रश्न में ही उसका एक उत्तर है, एंड आई विल ट्राई. मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत, आप सही गलत हैं और मैं सही हूं, बट आप इसको थोड़ा कंसिडर कीजिए. वन, इस बड़े इकोसिस्टम और पावरफुल इकोसिस्टम के होने के बावजूद आप सरकार में आए हैं, और ये इकोसिस्टम 2002 और उसके पहले से ही एक्टिवेट हो रखा है, बहुत पहले से है. राइट. क्योंकि देश को ऑलरेडी केजीबी के हाथ हमने बहुत पहले बेच दिया था, राइट, अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट. सो इतना, लेट्स से, इतने बड़े पैमाने पे उस इकोसिस्टम का प्रेजेंस होने के बावजूद एक हिंदुत्व सरकार सत्ता में आती है. दैट मीन्स व्हाट? आपकी जो कोर वोट बेस है आपके लिए वोट देने के लिए तैयार है, नॉट विथ स्टैंडिंग दिस एंटायर नैरेटिव. देन यू शुड पुट फेथ इन द पीपल हु आर वोटिंग यू टू पावर. आप किसको मतलब प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो किसी भी हालत में प्लीज होने के लिए तैयार नहीं है, और जो आपको बार बार सत्ता लेके आते हैं, सत्ता में लेके आते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू देम? ओके, व्हेन द एंटायर फार्म प्रोटेस्ट वाज हैपनिंग, वी स्पोक ऑफ ओनली दोज पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फार्म लॉज. इतने सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे जो इन फार्म लॉज के फेवर में थे. तो इसको कितना मतलब आपने कम्युनिकेट किया या फिर उसको पब्लिसिटी दिया? दैट्स द पॉइंट. People noticed only CA protests, not the number of people who were actually supporting the CA. You can proceed on the basis that एक बड़ा इकोसिस्टम है जो हमेशा भारत के विरुद्ध काम करेगा. तो क्या आपके पास कोई विकल्प या फिर कोई ऑप्शन, कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है ही नहीं? तो ये सिचुएशन कब तक कंटिन्यू होगा? You are certainly in a much better position economically today than you were in 2014. ये तो आप मान रहे हैं, एटलीस्ट आपका कहना यही है, राइट? दैट मीन्स मार्केट और इकोनॉमिक्स आपके कंट्रोल में बेहतर है. इसका उपयोग कैसे करेंगे? सोचिए आप. जिन जिन का मुंह बंद करना है मार्केट के द्वारा, कीजिए. आपको चाइना के साथ लड़ना है तो चाइना से 2-3 चीजें सीखनी भी पड़ेंगी भाई. जैसे वो ट्रेड का इस्तेमाल करता है वेस्ट का मुंह बंद करने के लिए ऑन क्वाइट अ फ्यू एस्पेक्ट्स. अगर कोविड नहीं होता, आई थिंक चाइना का ये हाल आज जो है वो होता नहीं. Either they overplayed their hand or whatever it may be. The point of the matter is, तब तक इनका जो स्ट्रैटेजी था बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था, which is I will give you markets and you will keep your mouth shut. क्योंकि वेस्ट को ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है. ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल वो करती है भारत के अंदर मार्केट्स के एक्सेस के लिए. दिस इज द सेम पॉलिसी एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट पॉलिसी कंटिन्यूज थ्रू मल्टीनेशनल्स. उनके मुंह में नोट भर दो. That's it. That's how it works. If they were truly interested in human rights, तो चाइना में ये बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में कैसे कर रहे थे? Is it a Republic of Saudi Arabia? It was always KSA, Kingdom of Saudi Arabia, for God's sakes. You have dealt with all sorts of dictators in Africa, in Asia and all sorts of places. तब कहाँ गया आपका ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स आपके हाथ में एक हथियार है, एक लाठी है, और जो शर्मिंदा होने के लिए तैयार हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. I'm sorry, this is not how geopolitics works. National interest, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है. And 2, on this matter of strategy is important. So fortunately, according to me, on foreign policy, for the first time, ये एक पॉलिसी के तौर पे अपनाया जा रहा है. 2 देश लड़ रहे हैं और आप दोनों के साथ डील कर रहे हैं. तेल भी किसी से आप खरीद रहे हैं. जब आप ये कर सकते हैं, you're telling me you can't handle a Shaheen Bagh or a farm protest? Then something's wrong somewhere. जो कॉन्फिडेंस आपका बाहर के सिचुएशन को हैंडल करने में है, why not when it comes to dealing with the situation inside? In the process, जितने भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स 80 के दशक से बंद थे या फिर डॉर्मेंट थे, खड़े हो गए फिर से. People who are watching this are wondering how many anti-India forces will awaken right now. Anybody who's interested in working for Bharat,
इनको ये मान के चलना चाहिए कि एक कोर बेस है जो भारत के लिए जान देने के लिए तैयार है, और वही आपको बार बार वोट कर रहा है इवन इन द मोस्ट हॉस्टाइल ऑफ कंडीशंस। दोस्तों को छोड़ के, रिलेशनशिप को छोड़ के, बिकॉज इसका सीधा भुगतान आपको ऑफिस स्पेसेस में करना पड़ता है, कॉलेज में करना पड़ता है, स्कूल्स में करना पड़ता है, फ्रेंडशिप्स में करना पड़ता है। उसके बावजूद लोग कर रहे हैं, फेसबुक पे हर जगह पे आपके लिए खुल के बात कर रहे हैं। पुट फेथ इन देम, गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट ये सब जो हम कर रहे हैं उसका यहाँ पे नतीजा निकलेगा। दैट इज द ओनली वे टू गो अबाउट दिस। इफ इसका एक उदाहरण हमने हैंडल करने की जब हम बात कर रहे हैं जी, क्या उसको आप ठीक मानते हैं जो योगी मॉडल है यूपी के लिए? कई जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहूं कि बंगाल में अगर मान लीजिए शोभा यात्रा निकल रही है और उस पर पत्थर चल जाते हैं, या उत्तराखंड में मान लीजिए हो जाता है, या दूसरे हिस्सों में सीएम योगी ने कुछ तो भी ऐसा चेंज किया है कि यूपी को लेकर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि वहां तो नहीं होगा, भले एक आध कुछ हो जाए छुटपुट, लेकिन वैसा नहीं होगा। ओके, आउटकम्स की बात करते हैं। जितना दिल्ली जल रही थी सीए के दौरान, उत्तर प्रदेश में उतनी शांति थी। दैट इज अ फैक्ट। सो ऑब्वियसली योगी जी वाज डूइंग समथिंग करेक्ट। ओके, 2, आप वेस्ट नहीं हैं। आपके जितने भी लेगेसी के चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं, ये अलग ही लेवल के हैं, ये 1000 साल पुराने हैं। तो you will have to find a different way of dealing with it. And unfortunately or fortunately, उत्तर प्रदेश का मॉडल काम कर रहा है। एंड मैं ये नहीं कहता कि हर उस मॉडल को अपनाओ जो काम करता है और संवैधानिक जो तरीके हैं उसको छोड़ दो, मैं वो नहीं कहता। बट समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ डू आई एड्रेस द सिचुएशन। सो देयरफॉर उत्तर प्रदेश से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। And 2, on the front of communication and messaging, I genuinely feel the establishment needs to do a much better job. आपका इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी और बेहतर हो सकता है, और भारत का भी। कोई आपका हितैषी ना हो तो ये सब कहेगा नहीं। बट माई एंटायर फोकस और इंटरेस्ट इज हिंदू सोसाइटी एंड इंटरेस्ट। जो भी इसके लिए कार्य करने के लिए तैयार है, आई विल सपोर्ट देम। आई एम क्लियर। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास आज की डेट में एक विकल्प है या आधा विकल्प है। ओके, सो आई एम सेइंग दैट दोज हु वांट टू प्रोटेक्ट भारत्स इंटरेस्ट must do 2 things. The time for beating around the bush has gone. क्योंकि जो ओपनली इलेक्शन के प्लेटफॉर्म से कहने के लिए तैयार है कि भारत का तोड़ना जरूरी है, और उनके जितने भी बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं दैट दिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ वॉरिंग ट्राइब्स, आपको इससे ज्यादा क्या इशारा या संकेत चाहिए कि इनका उनकी जो पूरी मंशा है यही है कि भारत को तोड़ना, हिंदुओं को तोड़ना। हिंदुओं को तोड़ेंगे तो भारत टूटेगा। दैट्स इट। आप कई बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद आप सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते मेरे मुंह से ऐसी चीजें कभी नहीं नहीं निकली हैं। मेरे नाम से बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, यू विल नॉट फाइंड मी सेइंग वन थिंग 100%। मैं नीतियों की बात करूंगा, जितना हो सके मैं इंडिविजुअल्स की बात करता ही नहीं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि जी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आप जी। इस करंट लॉट में किसको ऐसा देखते हैं जो हिंदुत्व भारत को लेकर चल सकता है? सी ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट बिकॉज इट्स इन सभ्यता एंड सोसाइटी, आई मीन पॉलिटिक्स को मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ। ऑल आई कैन से इज दिस, आई विल गिव यू माई विश लिस्ट, एंड जो इस विश लिस्ट को फुलफिल करता है मैं पब्लिक पे छोड़ देता हूँ। 1, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, तो जो हैंडल कर सकता है वो उसको आना चाहिए। दैट्स 1। 2, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एंड 3, इफ पॉसिबल दक्षिण की एक भाषा। ओके, बिकॉज नॉर्थ साउथ के डिवाइड के बेसिस पे एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है नीचे इन द साउथ। आई हैव सेड दिस बिफोर, सबसे पॉइजनस, जहरीला अगर कोई मूवमेंट है जो भारत को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सक्षम भी है और उसके लिए तैयार भी हो रहा है, वो है द्रविडियनिस्ट मूवमेंट। इट इज द वर्स्ट मूवमेंट पॉसिबल। सो समबडी शुड बी एबल टू स्पीक टू देम इन दैट लैंग्वेज। दक्षिण की कोई भी भाषा हो, मेरी मातृभाषा तमिल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ तमिल होना चाहिए। एनी लैंग्वेज इन द साउथ, इट्स इंपॉर्टेंट। 3,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक्स पे बात कर सके और उसके जो थ्रेट्स हैं और चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं उसको समझ सके। 4, भारत के जो लेगेसी इश्यूज हैं इसको डील करने के लिए हाथ में लाठी का होना जरूरी है। जो ये समझ सकता है, he has to be there, or she, why just a he? As on date, can you see anyone satisfying all of this? I leave the choice to you. नहीं, कुछ लोग तो हो सकता है कुछ नाम लेंगे, लेकिन आपने जो वो दक्षिण की भाषा वाला क्राइटेरिया डाल दिया है जी। तो उससे थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन हम्म, हो सकता है आने वाले समय के लिए बहुत लोगों को इसमें आपने जो छवि पेश की है हम्म। इसमें हो सकता है अन्ना मलाई भी दिख रहे हो। Maybe I'm thinking of 10 or 15 years down the line. हाँ, But जब तक ये पूरी तरह से तमिलनाडु को let's say saffronize नहीं कर देते हैं, तब तक I don't see the next step happening. And I think उनका कार्य आज की डेट में यही है, because it's a very important state. उस स्टेट में Western investment has been for over 200 years, at least from mid 19th century से. So you need someone who understands the politics of the place and who knows what kind of dirty politics it is. So certainly Sri Annamalai has to continue his work there. I have no doubts there, and I am sure he will. I have already called him Kamraj 2.0 in one of my speeches because he has the ability for it. But national level में आने के लिए और time सबको तो लगेगा, and I think it's too early to talk about it. I certainly want him to stay at the national stage, but only after Tamil Nadu is fully conquered. It's my state. I want it to be fully conquered by Hindutva mindset. I have no problems with it whatsoever. But between that and for the next few years, we need these kind of options. See, I'll tell you why. लोगों को लग सकता है कि ये दक्षिण से, इसलिए ये दक्षिण की भाषा के बारे में बोल रहा है. I'm sorry, my Hindi is not bad, and I see myself as a Bharatiya first. I'm very comfortable. I've lived in Bengal, I've lived in South, I've lived in Delhi for the last 14 years. So I'm very much a Bharatiya first. But I can see a separatist movement which is spilling over in the South. तमिलनाडु का जो सेंटिमेंट है ड्रेविडिनिज्म का, वो अभी स्पिल ओवर होके कर्नाटका में जा चुका है. And Kerala is it's in a very volatile condition right now. Why would Rahul Gandhi otherwise go to Wayanad? Okay. So considering this, we need a very strong hand in the south. और इनफैक्ट अभी मुझे लगता है उत्तर में जो यूथ है उसने शायद पहली बार इसकी झलक अभी हाल में देखी होगी, जब हिंदुत्व को, डेंगू, मलेरिया, हिंदुत्व को नहीं, सनातन धर्म को इस तरह की चीजें कही गई. फाइनली आई एम हैप्पी कि लोगों को समझ में तो आए कि जो सनातन धर्म को कैंसर कहता है वो कैसा कैंसर है. क्योंकि आज तक ये भाषा में जकड़ी हुई थी, क्योंकि इसकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो तमिल में हो रही थी. अब लोगों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है. पहली बार ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट गया है. बट ये जो स्टेटमेंट इशू हुआ है, इट इज नॉट इवन एज बैड एज द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन इशूड इन द पास्ट. इससे भी घटिया स्टेटमेंट्स इशू किए गए हैं. श्री राम की मूर्ति को चप्पल माला के साथ पहना के, मतलब उसका एक ये व्हाट इज दिस, दे डू अ शोभा यात्रा विद दैट. The worst of terms being used for Sita Mata. Even Pakistanis may have not used it. That's the kind of language that is being used. तमिलनाडु का बता. Yes. ये एक होम ग्रोन कैंसर है, ये एक होम ग्रोन वायरस है. इसका सफाया और मिटना जरूरी है भारत के लिए. Because आप पड़ोस की राज्य का कह रहे थे, जब वो चीजें होनी शुरू हुई तो मैंने देखा उसका इफेक्ट इधर नॉर्थ में था कि लोग रामचरितमानस को गालियां देना शुरू कर रहे थे. Exactly. From Samajwadi Party and other places. So please understand, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है. After all, they are all members of perhaps the same alliance. तो एक दूसरे से बात तो कर रहे होंगे कि we'll launch a common attack. But इसका कोई consequence नहीं निकला. Let's see कि इलेक्शन में इसका नतीजा क्या निकलेगा. क्या किसी और धर्म के बारे में कोई ये कह सकता था, और उसके बाद क्या ये कॉन्फिडेंटली इलेक्शन में खड़ा हो सकता था? उसके नतीजे क्या होते हैं अगर आप किसी और धर्म के बारे में बात करते हैं? आई वॉन्ट यूज द वर्ड धर्म बिकॉज धर्म इज ओनली फॉर हिंदुत्व. लेट्स से रिलीजन. ओके, हाउ इज इट दैट समवन कैन स्प्यू दिस काइंड ऑफ वेनम एंड पॉइजन और जहर आपके धर्म के खिलाफ, और वो कॉन्फिडेंटली फिर भी चुनाव में खड़ा हो सकता है? ये सवाल हिंदू समाज को कर लेना चाहिए. हमने हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की इतनी बात की. थोड़ा सा आप अगर जिहाद का कॉन्सेप्ट समझाएं, और अभी तो इस इलेक्शन में हमने वोट जिहाद भी सुन लिया, ये क्या इस देश के लिए कोई खतरा है? आई थिंक द टर्म इज बीइंग यूज्ड लूजली. आई विल सिंपली से कि
एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जिसने एक निर्णय ले लिया है कि ये भारत के हित के कौन से साइड पे है, एंड वो जो माइंडसेट है, इट इज अटैकिंग द मूल आइडेंटिटी ऑफ दिस कंट्री इन सेवरल वेज. रियल एस्टेट, राइट्स ऑफ विमेन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक स्पेसेस, एंड इसका जो फैलाव है थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा हो रहा है. इफ यू रीड माई सेकेंड बुक, एंड मैं उसकी बिक्री बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, I am saying that the situation of 2020s is very close to the situation of 1920s. क्योंकि तब हो क्या रहा था, उन प्रदेशों में जहां पे एक स्पेसिफिक माइंडसेट की तादाद अगर ज्यादा हो रही थी तो उसके साथ तनाव भी ज्यादा हो रहा था. एंड खिलाफत के दौर पे पूरी तरह से ये माइंडसेट खुल के बाहर आ चुका था, और वहां से 25 साल भी नहीं लगे बंटवारे के लिए. तो अगर मैं ये मान लूं कि आज हम खिलाफत 2.0 के कगार पे हैं, तो 2047 में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि अमृतकाल होगा, मैं कह रहा हूं कि उसके पहले मंथन होगा, और उसमें से कितना विष निकलेगा और कितना अमृत निकलेगा वो देखना पड़ेगा. और इस बार जो विष निकलेगा, इसका पान कौन करेगा, कौन नीलकंठ बनेगा, ये देखना बाकी है. मतलब अगर सिचुएशन न संभाला गई तो भारत का फिर बंटवारा होगा. मैं उतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि आंतरिक तनाव ज्यादा होंगे, और जब आंतरिक तनाव ज्यादा होते हैं तो बाहर हमारे जो पीसफुल पड़ोसी हैं वो भी उसका साथ देंगे. तो विच इज़ वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक भारत की जो कोर आइडेंटिटी है जो सशक्त नहीं हो जाती है और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली असर्ट नहीं करती है, लोगों को ये कहते हुए कि आई विल प्रोटेक्ट एवरीवन, जो मेरे विरुद्ध नहीं है, वो पोजीशन आप ठीक से ले लीजिए, तब जाके आप निर्णय ले पाएंगे. लेकिन आपके अंदर ये सर्वधर्म वड़ा पाव जो हमेशा मतलब बनता रहता है, वो आपको एक डिसीजन लेने नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन भरी हुई है कि आपके पास क्लैरिटी नाम की चीज है ही नहीं. क्लैरिटी तब होगी जब आपको समझ में आता है कि आप हैं कौन, आपकी पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आते हैं. उसी को आपने पूरी तरह से मतलब डाइल्यूट कर दिया तो काहे की रहेगी विजन फ्यूचर की. मतलब अगर आप धर्म को ना भी सोचें, और अगर आपको भारत से प्यार है, तो भारत को बचाने के लिए भी हिंदू का एक होना और हिंदुत्व का मजबूत होना जरूरी है, आप कह रहे हैं. भारत शब्द हिंदुत्व से जुड़ा है. भारत जो नाम है वो नॉन हिंदू हो ही नहीं सकता है. तो अगर भारत को भारत होना है और रहना है, तो कौन सी आइडेंटिटी उसको भारत बना के रखेगी, इसका निर्णय क्लियर है. इशू यह है कि लोग इमीडिएटली इसको इंटरप्रेट करेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है. ना, दिस इज द नेचुरल होमलैंड ऑफ हिंदूज. इट मे बी द अडॉप्टेड होमलैंड फॉर दोज हु आर फ्रेंडली विथ हिंदूज, पीरियड. वेरी सिंपल. अगर आपको मेरी आइडेंटिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने पारसियों को यहाँ पे आश्रय दिया या यहूदियों को दिया, सबको देंगे. सबसे ज्यादा अगर आप किसी को माइनॉरिटी मान सकते हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, जो यहूदियों को मानेंगे या पारसियों को मानेंगे जो भारत में है, उनकी तादाद हजारों में है. पारसी होंगे 60,000 से भी कम, यहूदी उससे भी कम. आज तक आपने क्या सुना है कि उनके साथ कोई तनाव हुआ है? तो कोई ये तो नहीं कह सकता है कि हिंदू आइडेंटिटी जो है माइनॉरिटी के खिलाफ है, या भारत की जो सोसाइटी है वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है. ये कहना हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा. अगर वो यहाँ पे हैं विदाउट एनी इंटरफियरेंस, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, तो किसी और को इसके साथ तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तकलीफ उनको होगी जिनको हमसे तकलीफ है. That's it. हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार बात कह रहे हैं. और मैं तो कहूँगा कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कम से कम 4 हिंदुओं को और ये पॉडकास्ट दिखाइए, कम से कम उनके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे. दीपक भाई, हमने बहुत सारी चर्चा हिंदुत्व भारत पे कर ली, लेकिन एक सेगमेंट जो आपका कोर, जैसे आप कहें कि आप चूंकि रोज अदालत जा रहे हैं, अदालतों को लेकर एक बड़ा अजीब सा माहौल अभी देश में मुझे दिखता है. और उसमें कई लोगों को ऐसा लगता है कि
कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट शायद मिल जाता है कि मतलब उनके लिए रात में भी कोर्ट खुल जाती है, उनके लिए सुनवाई हो जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए ऐसा नहीं होता। क्या ऐसा हो रहा है क्या? ये डिपेंड करता है कि आप किस वकील को एंगेज कर रहे हैं। एंड मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा, क्योंकि द रियलिटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन इज, यहाँ पे फेस वैल्यू पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर हैं। एंड आप किस हद तक सिस्टम को मतलब उसके दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं, उस पर निर्भर है। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी, एंड इन वन वे इससे बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए कि नॉन राइट और लेट्स से लेफ्ट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, एंड आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर इट, बिकॉज उन्होंने इसका महत्व समझा और उसके हिसाब से उन्होंने अपना पूरा एक इकोसिस्टम बना के रखा है। विच इज वाई अगर कोई जेल जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 वकील खड़े हो जाते हैं, एंड सबसे टॉप वकील भी खड़े हो जाते हैं, विच मीन्स इधर वो प्रो बोनो कर रहे हैं, मतलब फ्री में कर रहे हैं, या फिर इनके पास इतना रिसोर्स है कि उनको भी एंगेज कर सकें। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज देयर स्ट्रेंथ। वी शुड आस्क, हमारे तरफ से हमने ऐसे किसी इकोसिस्टम की तैयारी की है या नहीं की है। हमेशा एक प्रतिद्वंदी से जब आप लड़ाई कर रहे हैं उनसे सीखना भी बहुत चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप उनको कोसते रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो सही काम किया है, जो हम कर सकते हैं, उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाएगा। Whenever something fails, my first instinct is to introspect and find out मेरी तरफ से क्या गलती है या क्या कमी रह गई। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं हो सकता है कि हमेशा आप जो है बाहर वाले को कोसते रहें। आपके अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको आपके धर्म के बारे में सीखने से किसने रोका है? कोई आपका हाथ पकड़ के रोक थोड़ा ही रख कि आप मंदिर नहीं जाओगे, नहीं ना। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग एवरीबडी एल्स? एक एक्सटर्नल चैलेंज है, बट एक इंटरनल वीकनेस भी है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। So the same logic applies even when it comes to aspects of judiciary and constitutional law. I am of the clear view over the last few years that जो भी कोर्ट टाइम पे गया है, तैयारी के साथ गया है, more often than not, the doors have opened. And as a member of this particular, let's say, practice, I'll find it very difficult to say कि ये हमारे खिलाफ है। तो फिर 370 को ऐसा मोहर कैसे मिल जाता? What about राम मंदिर? राम मंदिर के वर्डिक्ट के बारे में लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया था 2011 में, कौन सी भाजपा की सरकार थी प्रदेश में या फिर सेंटर में? सबूत ने अपना काम किया ना, वकीलों ने अपना काम किया ना, एंड 400 सालों से जितने भी लोगों ने इस पूरे मूवमेंट को चलाया था, उन्होंने अपना काम किया है। करेक्ट? सो द सिस्टम हैज वर्कड। Of course, the system has failed quite a few times, but that can be said of both parties. It is more important कि जब ऐसे मुद्दे जब आप कोर्ट के सामने उठाते हैं, आप तैयारी के साथ जाइए एंड उस सिस्टम के तौर तरीके सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से सिस्टम को कोसते बैठेंगे, इट डजंट यील्ड एन आउटकम। इट्स अ जीरो सम गेम। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? उस कॉन्वर्सेशन से कुछ नहीं निकलेगा। यू हैव टू आस्क, हाउ डू आई मेक द सिस्टम वर्क? हाउ डू आई प्रिपेयर द लॉयर्स फॉर इट? उसके हिसाब से हमारे तरफ से ऑर्गेनाइजेशंस कैसे तैयारी करेंगे? जब एक ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठता है, वाई शुड द लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू गो टू कोर्ट? हमारे तरफ से लोग कितने लोग हैं जो इसके लिए बात करने के लिए तैयार हैं? सीरियस क्वेश्चंस। एंड आई सर्टनली डोंट बिलीव इन ब्लेमिंग एवरीवन फॉर आवर मिस्टेक्स। वी हैव अ लॉट टू एड्रेस, वी मस्ट एड्रेस इट। यू कैन गिव एटलीस्ट 10 लॉयर्स जो उनके इश्यूज के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्होंने सालों से ये काम किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम यही काम करते हैं। कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल ऑन आवर साइड आर लाइक दिस? एंड देन वील हैव दिस कॉन्वर्सेशन। Until then, I certainly think that my strategy is to learn from everyone and everywhere possible, and I will apply it. क्या जुडिशरी में भी विचारधारा का प्रभाव होता है अंदर? क्यों नहीं होगा? जो लोग वहां पे बैठते हैं वो रोबोट्स तो नहीं है, एंड जैसे हर इंडिविजुअल का अपना एक
झुकाव होता है, सबका होता है। बट टेस्ट ये लगता है कि जब आपके सामने तथ्य पेश किए जा रहे हैं एंड लीगल आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, तो आपका झुकाव उन पे हावी होता है या फिर द एविडेंस बिफोर यू एंड द मटेरियल बिफोर यू। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई हैव फाउंड दैट इवन इन दोज प्लेसेस या फिर इन दोज इंस्टीट्यूशंस जब किसी का झुकाव हो, लेकिन आप उनके सामने एक तथ्य रख रहे हैं कि सर आई थिंक दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि लॉ यही कहता है, आई हैव फेस्ड fairly decent outcomes. Okay. 2, everybody in this country has an opinion and उनका एक विचारधारा होता है. How can they be exceptions to this? How is it humanly possible? So which is why the solution is not to say वहां पे किसी के पास किसी तरह के विचारधारा नहीं होगा. No. Then you should say दोनों तरफ के लोग होने चाहिए. That is when you make sure कि दोनों ही पॉइंट्स ऑफ व्यू के वहां पे रिप्रेजेंटेशंस हों. तो राहुल गांधी जैसे लोग जो बाहर जाकर ये कहते हैं कि मीडिया खत्म हो गई है, जुडिशरी खत्म हो गई है, आपको जुडिशरी खत्म हुई हुई या बिक गई हुई भी नहीं दिखती है? नो, आई थिंक दैट्स अ टेरिबल स्टेटमेंट टू मेक. दैट्स अ टेरिबल स्टेटमेंट टू मेक. व्हाट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट देन? अब पिछले 10 साल के जजमेंट्स निकालिए ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑन बोथ साइड्स. एंड ये कैसा ऑपोजिशन है जो बाहर जाके कह रहा है कि हमारी जुडिशरी पूरी तरह से बिक गई? व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दैट? इट्स एक्सट्रीमली कंटेम्प्चुअस, आई एम सॉरी टू से. आई डोंट थिंक सच अ स्टेटमेंट शुड हैव बीन मेड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन. आप पॉलिटिकल नारेबाजी कर लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से ऐसे ब्रांड कर रहे हैं कि नहीं, दे आर आउट, इट्स कंप्लीटली गॉन, दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स. इट्स टेरिबल. You should actually be grateful that no contemptuous action has been initiated against this person for having said this about the Supreme Court or the higher judiciary of this country. ये बोलना ही नहीं चाहिए. लेकिन कई लोगों को फिर ये भी लगता है कि ऐसा एक्शन उन पर तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक एक्शन आनंद रंगनाथन पर हो गया जिनका केस आप नहीं लड़ा. ना, that was a very different issue altogether. आनंद का जो आनंद का लपेटे में आना है उस केस में, that was according to me a mistake in the first place. Fortunately, the court realized it. And it was not just Anand, बहुत सारे लोग थे जो इसमें आ गए थे. I don't think this represents anything. ये एक उदाहरण नहीं है इस सिचुएशन का. Otherwise, आनंद और बाकी लोग और मैं जितना हम लोग कहते हैं so we should agree that we are able to say a lot of things because even the legal system is not sensitive. It's not मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर चीज पे इसको गुस्सा आ जाता है. Not at all. लेकिन ये लोग इतना कोलिजियम सिस्टम को लेकर कितना प्रोटेक्टिव क्यों, उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते? All I can say is कोलिजियम सिस्टम तब आया था जब एक ऐसी मेजॉरिटी थी जो जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, एंड दैट वाज मिसेस गांधी. ओके, नाउ परहैप्स I think the system calls for introspection and a slightly different approach. And NJAC का जजमेंट अगर आपने पढ़ा है, दोनों तरफ के वॉइसेस थे, चाहे माइनॉरिटी में हो, लेकिन you had enough people saying this. And if you talk to more people, they might say correct, but उनके तरफ से ये भी सवाल निकलेगा after seeing the election campaign, भाई इनमें से कौन है जो अब जाके वहां पे डिसीजन लेगा? I need to know that the constitutional safeguards of this country are safe in the hands of these people. Can I trust the opposition to take a good decision today if they have to decide certain decisions or take decisions on judicial appointments? I don't trust them today, unfortunately. जो भारत के मतलब अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कहेंगे? Maybe we need a mixture, जहां पे obviously जुडिशरी से significant representation हो. Then you have maybe another constitutional body, and you also have representation from the treasury as well as opposition. UK में एक कॉन्सेप्ट है, इट्स द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. लोग ये कह सकते हैं, आप कहते हैं कि वेस्ट से सब कुछ मत सीखो, कॉपी मत करो, आप ये कैसे कह सकते हैं? भाई जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए वहां देखती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपॉइंटमेंट्स में भी वहां पे थोड़ा देख लीजिए. मैं सिर्फ उसको आई एम सेइंग इट्स अ पॉसिबल वे, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड. मे बी उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप और कुछ मॉडल्स लेके आ सकते हैं, लेकिन वो इस बात की शुरुआत तो होगी कि अगर कोलेजियम नहीं तो क्या होगा.
नहीं, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि जिन लोगों के बारे में आप ये सोचते हैं कि इन लोगों को हम नहीं चुन सकते, देश इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, कल को बाई चांस वही लोग सत्ता में आए और वो लोग जजेस की नियुक्ति कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली तो ये आप बहुत सो जब कोई भी ये कहता है दैट नो दिस शुड बी एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियन और द पार्लियामेंट, ये आपके मुंह से तब तक निकलेगा जब आपको लगता है कि आपकी पार्टी पावर में है। जिस दिन उल्टा होगा तब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने प्रणाली को और व्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया होगा तब क्या होगा। प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अपना एक महत्व है। जितना पॉलिटिक्स का भी है उतना इसका भी है, समटाइम्स इट मे बी इवन मोर। एंड हैविंग सीन हाउ दीज थिंग्स वर्क, मैं कभी ये नहीं कहूंगा किसी एक पार्टी के लिए या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए यू शुड डिस्ट्रॉय एन इंस्टीट्यूशन। फॉर्चुनेटली द बेस्ट पार्ट इज, एटलीस्ट इन द लास्ट 10 years, आई एम ऑफ द ओपिनियन that institutional integrity has remained fairly intact. And the best part or the best example for that is both people or both sides have enough criticism. ये आप सही कह रहे हैं। अब लास्ट में आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं। जी। आप पिछले कुछ दिनों से पैनल डिस्कशन में तो नहीं जा रहे, लेकिन जब जी। जाते हैं तो आपका फेवरेट ओपोनेंट कौन है जब आप टीवी पैनल डिस्कशन में जाते हैं, जिसके साथ आपको डिबेट करके मजा आता है? The format. The opponent is the format. I don't like the format because it encourages shouting. वहां पे meaningful discussions हो नहीं सकते हैं. So I'm sorry, that's why I'm out of TV debate. मुझसे तो होगा नहीं है. आपका ज्यादा बेहतर दोस्त कौन है, अन्नामलाई या आनंद रंगनाथन? दोनों for two different reasons. The thing is, अन्नामलाई जी को मैं दोस्त नहीं कहूंगा because he's a different level. I know for a fact that he knows that I'm a well-wisher of the cause. That's one. And I certainly want him to succeed for all the right reasons. And I've said this openly. Anand is a very dear friend. Anand is a very dear friend. And I love him for the fact that even if he has a difference of opinion आपके साथ, ये आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को एक कल्चरल हिंदू मानते हैं और वो कहते हैं कि दैट ही डजंट बिलीव इन अ डेटी। आई बिलीव इन अ डेटी, बट आई कैन हैव अ डिस्कशन विथ हिम ऑन डेटी, जाति, मंदिर, सब कुछ, knowing fully well कि हमारी दोस्ती पे कोई इसका इफेक्ट नहीं, असर नहीं पड़ेगा। एंड he'll try to understand genuinely. ये इसलिए नहीं सुन रहे होंगे कि वो आपके बात का काट सोच रहे हैं। He will listen to you with a very open mind. That's the beauty of being Anand Ranganathan. बीजेपी को और आप कितने साल सत्ता में देखते हैं? वकालत के साथ वो हमें ज्योतिष विद्या नहीं सिखाते। मुझे नहीं पता। I don't want to get into this. I'll only quote Mr. वाजपेयी। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। तो फिर आप नरेंद्र मोदी के लिए भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे? मैं या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अभी इस देश की जरूरत है सर? मेरा करंट सिनेरियो में? See, I think as on date, public sees him as a strong captain. Okay? At least large sections, बहुत सारे लोग होंगे जिनका criticism होगा. And I think we need a strong captain to control this ship at this point. ऑपोजिशन में कोई आपको नेता ढंग का दिख रहा है, पसंद आ रहा है? There are some members जिनके subject matter expertise बहुत अच्छे हैं, except that they're in the wrong party. जैसे? See, there used to be a time when Jayanti Natarajan was the environmental minister for Congress. And उनके डिसीजंस अगर गलत भी थे, सही भी थे, ये अपने डिसीजंस को ठीक से डिफेंड कर पाते थे। उसका एक कारण होता था, आप डिसएग्री कर सकते हैं, ओके? एंड देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू पीपल. सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ कांग्रेसी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट? सो आई टिपिकली लाइक पीपल जिनका किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो. सो दैट वाज वन एग्जांपल. एंड आई थिंक श्री वैष्णव, हिज टॉक एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है, उसको आप देखिए. वंस यू वॉच इट, यू विल रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू समवन हु इज अ टेक्नोक्रेट हु नोज द सब्जेक्ट रियली वेल. उनके साथ एक विशेषज्ञ बैठा है, लेकिन उनके सपोर्ट के बगैर ये भारत की पॉलिसीज को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं. और श्री गडकरी फॉर दैट मैटर, he knows his subject. At least he has taken a very serious interest in his portfolio. He knows exactly what is happening in his portfolio. He takes an active interest to the extent आंकड़े पता होते हैं इनको, numbers पता होते हैं. He is really good at it. So I am a fan of anyone who knows their subject really well. आप पॉलिटिक्स में आएंगे? बिल्कुल नहीं. कभी नहीं? नहीं. केजरीवाल जी की तरह पलट तो नहीं जाएंगे? नहीं. मैं किसी पे कसम तो नहीं खाऊंगा. All I will say is, ना मेरी उतनी बुद्धि है, nor is my intention in that particular direction. I am very happy as a वकील.
I'm very happy with what I'm doing. I don't have aspirations beyond this. आप वकील नहीं होते तो क्या होते? Boxer. ओ भाई साहब इसीलिए लेकिन अभी भी आप वो काम कर ही रहे हैं, आप पंचेस तो मार ही रहे हैं। फेवरेट स्पोर्ट क्या है आपका? Badminton. When I was in IIT Kharagpur, that was fairly good. I don't know if you can call this a sport, but I practice Kalaripayattu and I really like it. फेवरेट मूवी? Favorite movie बहुत सारे हैं भाई. I don't know what to say. एक कोई फिर भी? Okay, I'll give a director. There was a director by the name K. Vishwanath from the South, from Telugu film industry. उनके सारे movies I watch, I like crazy, and all the ऐतिहासिक या फिर पौराणिक movies. Okay, I can say this. चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की ये जो चाणक्य थी, I have seen this 7 times. Mahabharat about 18 times. अरे बाप Of B.R. Chopra, let me be clear, not somebody else's. ये मैंने बार बार देखा है. So for me, it's more about authenticity. और जो भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ है, I like watching it. What do you hate? Cowardice, lack of guts, and laziness. आपका रोल मॉडल? Combination, I would say, P.V. Kane, one of the most famous वकील of the Federal Court of India, Supreme Court होने से पहले था. Then Shri Nani Palkhiwala is the second one. Third, of course, is Tilak and Swami Vivekananda. Because I choose parts of people. So that's it. दीपक भाई आपसे बात करके बहुत मजा आया. Thank you. ऐसा लग रहा था थोड़ा और समय लेता, लेकिन आपका भी काम है, मेरा भी काम है, तो हम एक बार फिर से एक और पॉडकास्ट जरूर करेंगे कई विषयों पर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे. और जो हमारे शो का नाम है टॉप एंगल, थोड़ा ऊपर से आप इस पूरे परिवेश को, इस पूरी परिस्थिति को समझ पाएंगे कि क्यों हिंदू और हिंदुत्व को बचाना जरूरी है. और ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश को बचाने की भी एक लड़ाई है जिसमें आपका योगदान जरूरी है, और ये आपको कम्युनल नहीं बनाता है. दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. नमस्कार.